नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। नॉर्सेट 2021 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। जो बच्चे सफल रहे, जिन्हें अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मिल चुकी है, उन सभी को बधाइयाँ। जो अभी भी अपनी सफलता के लिए, अपनी डेस्टिनेशन के लिए आउटवेट में हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं, जो भी वैकेंसीज आती हैं नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए, हमने पहले भी कहा है, जीवन जो है वो निरंतरता का नाम है। आप केवल इस आउटवेट में बैठे हैं कि अभी नहीं तो सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, सेकंड राउंड में ऐसा हो जाएगा, तो आप अपने आप के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। स्वास्थ्य थोड़ा साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ में बने रहें, लगातार बने रहें, उसमें उसकी निरंतरता में कोई बाधा न आए। नॉर्सेट 2021 में सफल नहीं होना इस बात का कहीं से भी इंडिकेटर नहीं है कि आप आगे सफल नहीं होंगे। हमने बार बार आप लोगों को पहले के उदाहरण भी दिए हैं कि और फील्ड्स में क्या कंपटीशन है और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में और नर्सिंग ऑफिसर की फील्ड में क्या कंपटीशन है। हम जनरली ये बताते हैं, बच्चों को बार बार बताते हैं, जिनकी कॉल्स आती हैं और बच्चे व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार भी करते हैं। जो बच्चे मार्जिनली रह जा रहे हैं वो बच्चे स्वीकार भी करते हैं कि जी सर, हम नहीं पढ़ रहे, कंपटीशन नहीं है नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट में। तो भाई एलडीसी से कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि सर आप कहाँ आईएएस से कंपेयर कर रहे हो। तो भैया आप बता दीजिए किससे कंपेयर करें सर। तो सर आप बता दीजिए किससे कंपेयर करना है। लो हम एलडीसी से कंपेयर कर लेते हैं। हमने शायद पिछली बार आपको एक एलडीसी का कंपैरिजन भी बताया था नर्सिंग ऑफिसर के साथ में, कि एक एलडीसी जो है वो साल में 5-7 हज़ार पोस्ट के लिए 10 लाख बच्चों से कंपटीशन करता है और 10-10, 12-12 घंटे की स्टडीज करता है। नर्सिंग ऑफिसर को तो 5,000 पोस्ट के लिए 7 से 8 हज़ार बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। ये एक तरीके का ऑनेस्ट रिव्यू है, ऑनेस्ट से है। डेटा तो मेरे पास में और भी बहुत ज़्यादा खराब है कि वो 5-7 हज़ार बच्चे भी क्या कर रहे हैं। एनीवे उसमें नहीं जाते हैं। अगर कैडर अपग्रेडेशन की आप बात करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ाई के तो ना कैडर का अपग्रेडेशन हो सकता, ना आपका खुद का हो सकता, ना आपकी फैमिली का हो सकता, ना आपकी सोसाइटी का, ना नेशन का। हम DSSB के लिए कटिबद्ध हैं, डेडिकेटेड हैं हम, और उसी की कंटिन्यूटी में हम लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने। बीच में 2 SSC के लिए लेक्चर्स लेकर के आए थे, उससे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि सर ये आपने DSSB के बीच में SSC कहाँ से लेके आए। इसका मतलब कतई नहीं था कि हमने DSSB को स्टॉप कर दिया है या वो केवल स्पेशली SSC के लिए था, ऐसा कुछ नहीं है। SSC और DSSB का जो पार्ट 1 का सिलेबस है, पार्ट 1 का जो सिलेबस है वो कॉमन है हिंदी को छोड़ करके, क्योंकि SSC जो है वो हिंदी से क्वेश्चंस नहीं पूछता। थोड़ा सा SSC में जो है थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एनीवे, आज के इस सेशन में हम एक तो अरिथमेटिक एबिलिटी का एक छोटा सा सेशन पूरा करने वाले हैं, और वो है सिंपल इंटरेस्ट। बच्चे सोचते हैं कि सर एक छोटा सा फॉर्मूला और उससे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, और ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपको। जो एग्जामिनर जो है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसी जो है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपसे आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें कितना इंटरेस्ट होगा इतने साल का। क्वेश्चंस कुछ अलग करके आते हैं, हम डिस्कस करेंगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से डिस्कस करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स के भी मिसलेनियस क्वेश्चंस और कुछ रीजनिंग के भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट। हम इस टॉपिक को एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ 7200 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में क्या पता होना जरूरी है। आपको जो यहां पर एक अमाउंट दे रखी है, इससे बोलते हैं जो पैसा आपने बैंक में जमा कराया, जो पैसा आपने किसी को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, उस अमाउंट को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे कैसे एब्रीविएट करते हैं, पी से हम एब्रीविएट करते हैं। हिंदी में देखें तो हम इसे मूलधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मूलधन, और इस तरीके से हम इसको एब्रीविएट कर लेते हैं। जो पैसा, जितना पैसा आपने किसी को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, ब्याज पे दिया है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं।
अब आपके मन में बार बार सवाल आ रहा होगा कि सर एक ब्याज और होता है जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो वो इस सिंपल इंटरेस्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, उसको हम जब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब है कितने भी साल के लिए आपने पैसा दे दिया हो उसकी कंपाउंडिंग नहीं होती। कंपाउंडिंग का मतलब उस चक्रवृद्धि ब्याज में हर 6 महीने से जो भी जिस भी रेट से आपने पैसा दिया है, 6 मंथली दिया है या ईयरली दिया है या 2 ईयरली दिया है, उतने समय के बाद में पैसा कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड का मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उसका जो ब्याज है उसके अंदर जुड़ करके अगले साल वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा वही सेम रहता है, इसलिए हम इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। पहली चीज, अगेन पैसा जो है वो कि ब्याज पर पैसा किसी को किसी रेट से दिया जाता है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भी, दर बोलते हैं। और कैसे एब्रीविएट करते हैं, आर से एब्रीविएट करते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए देते हैं, टी से लिखते हैं। और कैसे हो सकता है, आप हमेशा इस टाइम को इस रेट से मैच करके देखना है। अब मैच का मतलब कैसे मैच करना है जी, ये रेट देखनी है कि ये ईयरली है या मंथली है या 6 मंथली है, तो उसी के हिसाब से जो टाइम को आपको कन्वर्ट करना है। टाइम मान लीजिए रेट दे रखी है आपको पर एनम यानी ईयरली रेट दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है मंथ्स में या डेज में, तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। मंथ में कोई टाइम दे रखा है, ईयर में कन्वर्ट करना है। ऑब्वियस सी बात, आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कोई 8 महीने आपको किसी ने दे दिए, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे। आपको केवल 330 दिन दे रखे हैं, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दोगे, 365 से डिवाइड कर दोगे। तो इस तरीके की चीजें आपको कुछ एक दिमाग में होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। अब फॉर्मूला क्या है जी, इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए, लेकिन उस सिंपल फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन उसका यूज तो होगा। इस सिंपल इंटरेस्ट को हम लिख दें एस आई सिंपल इंटरेस्ट। कैसे होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम इंटू आर अपॉन 100, पीटीआर अपॉन 100 जो आएगा, जो अमाउंट आएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। समझ में आ रही है चीज आपको? सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट को टाइम और रेट से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन आपने जो पैसा दिया है उसका केवल ब्याज ही थोड़ी ना लोगे, इंटरेस्ट ही थोड़ी ना लोगे, तो क्या लोगे, उस सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को लास्ट में आप लोगे, जितने भी समय के बाद में आपने पैसा उनसे लेना है पार्टी से। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं, हिंदी में बच्चे पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कंपाउंड मनी। क्या बोलते हैं, कंपाउंड मनी। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड मनी। जो पैसा इकट्ठा हो गया, कंपाउंड का मतलब इकट्ठा हुआ पैसा क्या है, कंपाउंड मनी है या मिश्र धन है। तो क्वेश्चन को आपको यह भी समझना है कि आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है या मिश्र धन पूछ रहा है, कंपाउंड मनी पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ में हम मूव करते हैं। क्वेश्चन में सिंपली आपसे क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, क्या लिखना है भाई, पीटीआर इंटू पीटीआर अपॉन 100। पी क्या है यहां पर, प्रिंसिपल अमाउंट, कितना पैसा ब्याज पे दिया गया है, 7200 रुपए दिए गए हैं। टाइम कितना टाइम के लिए दिया गया है, 1 साल के लिए दिया है। अब 1 साल जब भी आप टाइम लिखो तो ध्यान में दे लेना कि रेट किस में है, रेट भी पर एनम यानी पर ईयर में है, तो ठीक है जी, हमने 1 साल लिख दिया यहां पर। इंटू रेट क्या है, 4 है अपॉन 100। क्या हुआ जी, 72 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 2 8 और 7 चौक 28, 288 रुपए जो हैं वो क्या हो गए, सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई। आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि टोटल कंपाउंड मनी कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, कितना पैसा वो 1 साल के बाद में वापस लेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्या निकालना भाई, मिश्र धन निकालना या फिर कंपाउंड मनी निकालनी। और कंपाउंड मनी कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ करके या प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ करके। तो क्या होगा, कंपाउंडिंग मनी, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट 7200 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट 288 रुपए, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो कितना आ गया भाई,
7488, यानी एक साल के बाद में 7200 रुपीज जो हैं वो 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, पर एनम के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितना हो जाएगा? 7488, 7488 रुपए हो जाएंगे। ये सबसे सिंपल बात सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। हम इससे रिलेटेड सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ में जाएंगे तो आपको कुछ एक फंडामेंटल चीजें हैं समझ में आएंगी। आप इसको 1% भी हल्के में मत लीजिएगा। इस टॉपिक से भी टफ से टफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हम आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं DSSB को लेकर के। यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा क्वेश्चन कुछ मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? डेज के कैलकुलेशन के लिए, टाइम के कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5600 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से लेकर के 16 जून 2006 तक का 5% ईयरली रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आप क्वेश्चन में देखिए कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 5600 रुपए है, नजर आ रहा है। टाइम क्या है? दे रखा है, कुछ निकालते हैं। रेट क्या दे रखी है? रेट का अमाउंट क्या दे रखा है? रेट की वैल्यू क्या दे रखी है? 5% दे रखी है। इश्यू है टाइम का, तो टाइम कितना है? टाइम डेट्स दे रखी है 4 अप्रैल 2006 से लेकर के 16 जून 2006 तक की। दोस्तों ब्याज किस दिन का मिलेगा? कितने दिनों का मिलेगा? ब्याज आपको बैंक में या किसी पर्सन को दिया हुआ ब्याज उतने ही दिनों का मिलेगा जितने दिन का लिए आपने पैसा दिया है। डेट्स की बात जब भी आती है तो जिस डेट से कैलकुलेशन पूछी गई है उस डेट को कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता, कंसीडर नहीं किया जाता, यानी नेक्स्ट डे से 5 अप्रैल से काउंट किया जाएगा। दूसरी चीज, जिस डेट जो लास्ट डेट है उसको कंसीडर किया जाएगा। यस, इस दिन तक का पैसा कंसीडर किया जाएगा। देखिए अप्रैल से शुरू हुआ तो अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं जी? 30 दिन होते हैं। 30 में से 4 तो निकल गए, 4 तक का तो मिलेगा ही नहीं इंटरेस्ट, तो 26 दिन जो हैं वो अप्रैल के महीने का ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे कि सर आप तो धीरे धीरे कर रहे हो, इतना टाइम मिलेगा क्या? जी बहुत टाइम होता है, ये तो हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं सारी चीजें। मई में कितने दिन होते हैं जी? मई पूरा आएगा तो 31 दिन होते हैं। जून में कितने दिन है जी? यहाँ पर जून में 16 जून तक, तो 16 जून लिख दें क्या? जी लिख दें जी। जो लास्ट डे है उस तक का ब्याज मिलेगा, लेकिन जो ऐसे शुरू हुआ है वहां का ब्याज नहीं मिलेगा। मतलब अप्रैल में केवल 26 दिन, मई में 31 दिन और जून में 16 दिन। आप बोलोगे कि सर कुछ एक ईयर्स में कोई दिक्कत नहीं, ईयर्स में तो पूरे पूरे टाइम आ ही जाना है, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि फिर ईयर प्लस डेज जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। लेकिन ये आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। अप्रैल के महीने में जिस दिन से ब्याज शुरू हुआ है उस दिन का ब्याज काउंट नहीं होगा, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। उसके बाकी के डेज 26, 31 और 16 प्लस कर लीजिए 50, 60, 66, 67 और 73 दिन का इंटरेस्ट जो है वो हम कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास में सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो ऑलरेडी हैं। तो क्या क्वेश्चन इतना इजी है क्या जी? क्वेश्चन तो इजी ही है, अभी भी क्वेश्चन तो अभी भी इजी ही है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? PTR अपॉन 100। तो P कितना है जी? 5600। T कितना है जी? 73 डेज है। इंटरेस्ट रेट क्या है? ईयरली है। तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 365 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल है। रेट क्या है? 5% है। इंटू 100 हमें लगाना ही है फॉर्मूला के हिसाब से। दोनों जीरो आप उड़ा दीजिए। क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में लगभग ऐसा मिलेगा जो कि नंबर्स कट रही हैं। 5 5 15 और 7 35 है, 36 5 से डिवाइड हो रही हैं। ये जी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 56 रुपये आ गया। इतने दिनों के बाद में टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, 5656 रुपये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ में कंप्लीट कंपाउंड अमाउंट जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। 73 डेज का जो इंटरेस्ट होगा ये 5% एनुअल रेट के हिसाब से है। दोस्तों दुनिया के हर एक कैडर की ग्रूमिंग हो रही है। नर्सिंग प्रोफेशन की एक सबसे बड़ी बात है, दिक्कत है कि हमारी ग्रूमिंग नहीं होती, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट हमें ना हमारे सीनियर्स ने प्रोवाइड किया, ना हमें हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूट से, जो हमारे सिस्टम में इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से मिला। दिक्कत कहाँ आ रही है कि हमारा पढ़ने में, स्टडीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है। बच्चे सोच रहे होंगे ये भी कि भाई
और मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चों ने जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक देखा, बच्चों ने समझ लिया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो PTR/100 हम तो कर लेंगे जी। इतना ईजी नहीं होती चीज़ें, समझने वाली होती। जिनके लिए ईजी है उनको तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी फैक्ट है। नहीं, हम मानते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कोई कमेंट कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ में, जो कि एग्जाम्स का DSSB का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्रिंसिपल अमाउंट का एक सिंपल इंटरेस्ट रेट से 2 साल का कंपाउंड मनी 2200 रुपए हो जाता है, 3 साल का कंपाउंड मनी जो है वो 2300 रुपए हो जाता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 2 साल में 2200 रुपए हो गया, 3 साल में 2300 रुपया हो गया। कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट था, चाहे 1000 रुपया था, 2000 रुपया था, 1500 रुपया था, वो 2 साल के बाद में किसी सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, हमें नहीं बता रखा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना है, लेकिन वो ना अमाउंट बता रखा कि अमाउंट कितना है, लेकिन ये बता दिया कि 2 साल में वो पैसा जो है 2200 हो जाता है और 3 साल में जो है पैसा 2300 रुपये हो जाता है। क्या समझ में आया? हमें एक बड़ी चीज समझ में आ गई यहां पर समझ में आया कि जो टाइम का जो गैप है 2 साल और 3 साल, कितना गैप है जी? 1 साल का। तो इस 1 साल में कंपाउंड मनी कितना बढ़ गया? 2200 से 2300 रुपया हो गया, मतलब 100 रुपया बढ़ गया। ये 100 रुपया क्या बढ़ा भाई? ब्याज बढ़ गया। मतलब 2 साल में जितना भी ब्याज लग रहे, जो पैसा 2200 रुपया हुआ था, वही पैसा 3 साल के अंदर 2300 रुपया हो गया। इसका मतलब जो बीच का अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई? 100 रुपया। ये सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है? 2 साल और 3 साल के बीच में गैप कितना है? 1 साल का है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो गया भाई? 100 रुपया हो गया। अगर ये 2 साल का गैप हो रहा होता तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते, 50 रुपया आ जाता। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपको पता लग गया? 100 रुपया। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं होना चाहिए। अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड मनी देखिए कितना है भाई? 2200 रुपया। क्लियर है? अब इस सिंपल इंटरेस्ट को भी 2 साल का बढ़ा लीजिए ना। फिर जब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में, ये जो कंपाउंड मनी है कितने साल का भाई? 2 साल का है। तो इसके अंदर इंटरेस्ट के साथ में है ना, लेकिन वो इंटरेस्ट कितने साल का है? 2 साल का है। आपको सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का पता है, ये 1 साल का पता है, तो इसको 2 साल का बढ़ा लीजिए ना। कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? जिस भी अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो 100 रुपया 1 साल का है, तो 2 साल का कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो कंपाउंड मनी में से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिएगा। कंपाउंड मनी आपके पास में 2 साल की है ये, तो 2200 रुपये हो गया। ये 2 साल का, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, 200 रुपये माइनस हो गया। कितना हो गया जी? 2000 रुपया हो गया। आप कहोगे कि सर ये 2300 रुपये वाले को भी काम में ले सकते हैं क्या? जी, क्यों नहीं ले सकते। 3 साल में कंपाउंड मनी माइनस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल का कंपाउंड मनी 2300 रुपए है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 साल का 100 है, तो 3 साल का 300 रुपए हो जाएगा। जी कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट थोड़े ना बदल जाएगा, इससे 2000 रुपया ही आएगा। और ये DSSB का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। छाप लीजिएगा दिमाग में कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट है वो भी पता लगा सकते हैं क्या? जी पता लगा सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में पता लगाएंगे कि किस रेट से ये जो पैसा 2000 रुपया 2 साल के अंदर 2200 हो गया और किस रेट से पैसा 3 साल के अंदर 2300 रुपया हो गया। पता कर सकते हैं क्या? जी पता कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला है हमारे पास में। क्वेश्चन से आपको क्या पता चल गया? प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 2000 रुपया आ गया। टाइम आपके पास में 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कितना भी ले लीजिए, हम 1 साल का एग्जांपल लेंगे। रेट आपको पता करनी है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कितना, 1 साल का टाइम लिया तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना मिला था हमें? 100 रुपया मिला था। अब आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये किस सिंपल इंटरेस्ट की रेट से ये जो पैसा है ये इतना बढ़ गया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है जी, क्या है? PTR/100 है, सॉरी PTR/100 है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 100 है। रेट पता करनी हो तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? SI, ये लिखने नहीं होते दोस्तों, SI × 100/PT, ये फॉर्मूला हो गया आपका
रेट निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए है, ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहां पर 2000 रुपए था जी, 2000 रुपए है हमारे पास में। टाइम कितना था जी, 1 साल का था। 1 2 3 1 2 3 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से ये पैसा जो है वो 1 साल के अंदर 2100 रुपए, 2 साल के अंदर 2200 रुपए, 3 साल के अंदर 2300 रुपए हो गया। किसी भी तरीके से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, कोई पैसा और कोई पैसा कौन सा नहीं बता रखा। प्रिंसिपल अमाउंट जो है, कोई पैसा 2 साल के अंदर 2200 रुपए, 3 साल के अंदर 2300 रुपए होता, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 2100 रुपए हो जाएगा। क्योंकि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना निकाल लिया, 100 रुपए निकाल लिया, तो 1 साल के अंदर 2100 रुपए हो जाएगा। 5 साल के अंदर पूछ लिया, 5 साल के अंदर कितना हो जाएगा। इसके अलावा आपसे सिंपल इंटरेस्ट की रेट पूछ ली। सिंपल है, जो भी चीज आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, दिल्ली पुलिस SI का 2004 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। पूछ रहा है 5% ईयरली रेट से, 5 साल नहीं दे रखा, 5% ईयरली रेट दे रखी है। किस अमाउंट का, यानी प्रिंसिपल अमाउंट को पूछ रहा है आपको। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ₹1 पर डे होगा, यानी कितने पैसे का, किस प्रिंसिपल अमाउंट का 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ₹1 प्रतिदिन होना है। अब आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या क्या दे रखा है आपको। एक तो रेट दे रखी है क्लियर कट्स 5%, क्लियर है। दूसरा दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 1 पर डे। अब ये रेट जो दे रखी थी आपको ईयरली दे रखी थी, तो क्या इसको भी सिंपल इंटरेस्ट को हम 1 साल का बना लें क्या, जी बना सकते हैं। ₹1 पर डे का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 365 दिन का कितना हो गया जी, 365 सिंपल इंटरेस्ट हो गया 365 दिन का, यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 365 रुपया हो गया। इसके लिए टाइम भी है क्या आपके पास में, जी है। कितना टाइम है जी, 1 साल का टाइम है। 1 साल का टाइम आपको दे रखा है, क्लियर है। अब देखिए ये कोई दिन नहीं है दोस्तों, रुपए हैं ये, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल इंटरेस्ट 365 रुपया है, टाइम आपके पास में 1 साल है, रेट जो है 5% दे रखी है। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास में है PTR/100, तो भाई P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, SI × 100/TR हो गया। SI कितना है, 365 रुपया है, इंटू 100 अपॉन टाइम कितना है जी, टाइम कितना है, 1 साल का है, और R कितनी है, 5% है। क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। 365 को हमने 5 से डिवाइड किया था अभी लास्ट क्वेश्चन में किसी में, 7 पंजे 35, 3 73 इंटू 100 आ गया जी 7300 रुपए। 7300 रुपए का 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पर डे का जो ब्याज है वो ₹1 होगा, या इस 7300 रुपए का ब्याज 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ₹1 पर डे इंटरेस्ट होगा। आने वाले ऑनलाइन टेस्ट में हम क्वेश्चंस रखने वाले हैं जो कि आपका असेसमेंट करेंगे कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को समझा है या नहीं समझा है। दोस्तों एनर्जी डाउन है, रिकवरी नहीं है अभी भी ठीक से, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे तरीके से समझ में आने वाला कंटेंट आप लोगों तक हम पहुंचा पाएँ। ऐसे 2 क्वेश्चन हम स्टडी करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं लिख रखा क्वेश्चन में और फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट से कोई अमाउंट 8 साल में डबल हो जाएगी। आपने पूछा कि मेरे पास में पैसा रखा हुआ है, 8 साल के इन्वेस्ट करना है, तो कोई किस रेट पे आपको सिंपल इंटरेस्ट उसका दे कि वो अमाउंट डबल हो जाए। आप देखोगे कि कैसे करें इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है दोस्तों। सिंपल कैसे है, यानी आपके पास में एक्स अमाउंट थी, पी जो है आपका एक्स था, और ये 8 साल के अंदर किसी पर्टिकुलर रेट से, एट द रेट ऑफ किसी पर्टिकुलर रेट से क्या हो गया भाई, कितना हो गया, 2x हो गया। तो ये 2x क्या चीज है, ये कंपाउंड मनी है, ये कंपाउंड मनी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 2x हो गई। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, कंपाउंड मनी माइनस प्रिंसिपल हो गया ना, तो 2x माइनस x। ये दिमाग में ही चलना चाहिए आपकी चीजें सारी, यानी कि जितना प्रिंसिपल अमाउंट है उतना ही इंटरेस्ट आपको हो जाए तो वो कंपाउंड मनी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना एक तरीके से। तो आपके पास में x रुपए जो थे वो उसमें x और ऐड होकर के 8 साल में किस रेट से जो है वो डबल हो जाएंगे।
समझ में आया? आपने इसके लिए इसको 2x लिखा और 2x जो क्या थी, कंपाउंड मनी था, मिश्र धन था। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किया, कंपाउंड मनी में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा दिया, तो क्या आ गया आपके पास में, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपको दिमाग में ही आ जानी चाहिए ये चीज़ कि साहब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है और मिश्र धन या फिर कंपाउंड मनी क्या चीज़ है। अब आपसे पूछ रहा है कि रेट पूछ रहा है, रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का रेट फॉर्मूला पता है, PTR अपॉन 100। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन PT। क्या एग्जाम्स में आप ऐसे ही करोगे क्या जैसे मैं लिख रहा हूं? जी नहीं, कभी नहीं करना दोस्तों, ऐसे दिमाग में तुरंत का तुरंत दौड़ना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था जी, x आया था इंटू 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, सेम है, x है। टाइम कितना है जी, टाइम 8 साल लिख रखा है जी, 8 साल लिख रखा है। रेट आपसे पूछ रहा है, x से x डिवाइड हो कट गया, 100 अपॉन 8, 100 अपॉन 8, 8 एकम 8, 2 बच गए जी, 8 दूनी 16, पॉइंट 4 बचे 5%। यानी कि अगर आपको कोई 12.5% की ब्याज रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाए और आप 1 लाख रुपया जमा कराते हैं, 10,000 रुपये जमा कराते हैं, तो 8 साल में वो पैसे डबल हो जाएंगे। निकाल के देख लीजिएगा, कोई भी अमाउंट आप जमा कीजिए 12.5% की रेट पर 8 साल के लिए, वो अमाउंट 8 साल के अंदर अंदर डबल हो जाएगी, 8 साल के बाद में डबल हो जाएगी। सही है ये क्वेश्चन, आई होप समझ में आया है अब आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, आप कंफ्यूज तो मत होइएगा उसको देख करके। मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है, कोई अमाउंट, सेम वही क्वेश्चन है, सेम कोई अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 30 साल में ट्रिपल हो जाती है, तो वो रेट क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, x था, कंपाउंड मनी क्या हो गया भाई, 3x हो गया। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3 गुना हो गया, मतलब 3x हो गया। तो 3x एक्चुअली क्या है, कंपाउंड मनी है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जी, कंपाउंड मनी में से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दोगे, मतलब 3x में से x निकाला तो 2x आ गया। ये देखने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ये आपको तुरंत का तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2x है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट x है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2x है। रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला जो अब आपने लास्ट में लगाया था, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम से। सिंपल इंटरेस्ट आपका 2x आया इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, x है, इंटू टाइम कितना है जी, 30 साल है। x से x डिवाइड हो गया, एक 0 से 0 काट दिए दोस्तों, 20/3 डिवाइड करके देखिए दोस्तों, 6×18, 2 बच गया, डिवाइड नहीं हो रहा, 0.66, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा दोस्तों। 6.67% की सिंपल इंटरेस्ट रेट से कोई भी अमाउंट 30 साल में 3 गुना हो जाएगी। आप 10,000 रुपया बैंक में जमा कीजिए, अगर आपको बैंक ये 6.67% की इंटरेस्ट रेट ऑफर करे तो वो आपका डिपॉजिटेड अमाउंट है 1 लाख रुपया जो है वो 30 साल के अंदर 3 लाख रुपया हो जाएगा। आई बात समझ में? रीजनिंग से क्वेश्चन देखेंगे, DSSB का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन DSSB हमेशा रखता है। ये DSSB का एक्चुअल में एग्जाम का आया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी विशेष कोड भाषा में राम मैन सीता वुमन को 8765 लिखा। किसको लिखा भाई, राम मैन सीता और वुमन, इसको क्या लिख दिया गया भाई, 8765 लिख दिया गया। सोनू बॉय मैन वुमन को सोनू बॉय मैन और वुमन को क्या लिख दिया गया भाई, 2597 लिख दिया गया। सोनू इज जेंटलमैन, सोनू इज जेंटल मैन, इसको क्या लिख दिया गया भाई, 3425 लिख दिया गया। तो वुमन बॉय जेंटल का कोड क्या होगा? इस क्वेश्चन में आप ये मत समझ लीजिएगा कि भाई राम मैन सीता वुमन, इसका मतलब राम की जो नंबर है वो 8 है, इसका 7 है, इसका 6 है, इसका 5 है। अगर इसके हिसाब से होता तो देखो यहां पर मैन का जो नंबर आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो 7 की आ रही है, यहां पर 9 की आ रही है। तो ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन कुछ अलग है। अब क्वेश्चन अलग है तो आप इसको कैसे करोगे, कॉमन देखोगे कि पहले सेंटेंस में देखिए राम मैन सीता वुमन, सोनू बॉय मैन वुमन, दो चीजें कॉमन आ रही हैं, मैन एंड वुमन, मैन एंड वुमन। ठीक है,
अब देखिए कि कौन से नंबर इनके मिल रहे हैं। इस पहले में और दूसरे में देखिए 8 इसमें है क्या, इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये तो मैन और वुमन दोनों में से किसी के लिए नहीं है। 7 इसमें है क्या जी, लेकिन 2 चीजें कॉमन है, तो ये मैन भी हो सकता है, वुमन भी हो सकता है। 6 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। 5 इसके अंदर है, इसके अंदर है। इसका मतलब मैन और वुमन के लिए क्या नंबर है, 5 या 7 मैन के लिए, या फिर 5 या 7 जो है वो वुमन के लिए। दोनों में से एक एक नंबर तो किसी के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। राम और सीता, इसमें राम, सोनू और बॉय नहीं मैच हो रहे, कोई बात नहीं है जी। लेकिन आप लास्ट सेंटेंस देखिए, सोनू इज जेंटलमैन। यहां पर भी 2 चीजें मिल रही हैं। कौन कौन सी मिल रही हैं, सोनू मिल रहा है और मैन मिल रहा है। तो देखिए यहां पर एक 5 जो कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, यहां पर भी 5 कॉमन था। इसका मतलब मैन के लिए क्या नंबर है जी, 5 है। आप समझिए इस चीज को। दूसरा नाम क्या कॉमन है, सोनू। यहां पर भी सोनू, 2 भी इसमें है क्या जी है, तो ये नंबर सोनू का ही है। 2 चीजें आप समझ लीजिए। बॉय इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये वाली चीजें गलत नहीं है हमारी। मैन इसके अंदर है, इसके अंदर भी था, तो 5 इसके लिए कॉमन कर गया। मैन की वैल्यू मिल गई हमें, सोनू की वैल्यू मिल गई, तो यहां पर पहले और दूसरे स्टेटमेंट से वुमन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। वुमन का मान क्या होगा भाई, वुमन का नंबर क्या होगा, वुमन का नंबर 5 या 7 में से तो 5 तो मैन के लिए चला गया, तो 7 बचा हुआ वुमन के लिए आ गया। अब देखिए 3 स्टेटमेंट, तीनों जो वर्ड्स हैं वो किसी एक सिंगल स्टेटमेंट में आ रहे हैं क्या जी, आ रहे हैं। मैन सोनू वुमन, सोनू मैन वुमन, तो बचा बॉय। जो बचा हुआ नंबर है इस सेंटेंस में वो बॉय का होगा। 2 सोनू के लिए चला गया, 5 मैन के लिए चला गया, 7 वुमन के लिए चला गया, बॉय का 9 आ गया। पूछा क्या आपसे, वुमन बॉय जेंटल। वुमन का नंबर क्या है भाई, वुमन का नंबर है 7, बॉय का नंबर क्या है 9, जेंटल का नंबर क्या है जी, जेंटल का नंबर तो हमें मिला ही नहीं जी, कोई बात नहीं। 7 9 को अगर हम ऑप्ट कर सकते थे, अगर 7 और 9 के नंबर से आ रहा है कोई भी, तो हम उसको क्लिक कर लेते, लेकिन अभी भी पेज फंस गया। 3 या 5 लास्ट में जेंटल का पता करना है। यहां पर हमें सोनू का पता है 2 है, मैन का पता है 5 है। अब हमें लास्ट में चाहिए किसका मीनिंग, जेंटल का मीनिंग। जेंटल के लिए यहां पर क्या बचे हुए हैं भाई, 2 चीजें बची हुई हैं। एक तो देखो बचा हुआ 3, देखिए इज और जेंटल बचा हुआ है, तो इज और जेंटल के लिए तो देखो 3, और एक दूसरा क्या बच गया भाई 4। 3 या 4 में से जेंटल के लिए है कोई ना कोई नंबर, लेकिन वो इज भी हो सकता है। अब यहां पर देखो दोनों नंबर में क्या दे रखा है, एक तो 3 दे रखा है, 5 दे रखा है। 5 का आपको पता है किसके लिए यूज हो रहा है, मैन के लिए यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, जबकि हमें नहीं पता हुए तो ये भी हमने निकाल लिया, इसको 793 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है ये चीजें। आप सोचोगे सर इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, बहुत इजी होती है ये चीजें। जब एक बार आप इनको मैच करने लग जाओगे तो समझ में आ जाएगी। तीनों स्टेटमेंट आपने लिख ली, किसका कितना नंबर मैच कर रहा है, कॉमन आ रहा है, उसको लिखते जाइए, बचे हुए नंबर आप जस्टिफाई कर लीजिए। स्टिल नहीं आ रहा है तो देखिएगा 795 नहीं हो सकता था, क्योंकि 5 का मतलब मैन है, इसका मतलब बचा हुआ जो है वही जेंटल है। क्लियर। एक यही क्वेश्चन देखिए, किसी स्पेशल कोड भाषा में इट इज समर, इट इज समर, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है और सेम पेपर का क्वेश्चन है। कैसे लिखा इसको, 956 लिख दिया। क्लियर है। दैट इज राधा, दैट इज राधा, क्या नंबर लिख दिया भाई इसके लिए 647, कहीं गलती ना कर दें हम, ध्यान रखिएगा। और राधा सिंह वेल, राधा सिंह वेल, इसको क्या लिख दिया भाई 372 लिख दिया, और लास्ट में लिख दिया रमा लाइक समर, रमा लाइक समर, और इसका क्या लिख दिया भाई इन्होंने 185 लिख दिया। अब देखते जाइएगा कॉमन क्या क्या है। पहले 2 स्टेटमेंट्स देखिए, इट इज समर, दैट इज राधा, इज मैच कर रहा है, केवल एक इज मैच कर रहा है। देखिए 9 इसमें है तो इसमें नहीं है, इज ये तो नहीं है 9, 5 इसमें है, 5 इसमें भी नहीं है, 6 इसमें है, 6 भी इसमें है। इसका मतलब ये किसका इंडिकेटर है, इज का वैल्यू कितना है 6 है, ये समझ जाइएगा आप। दूसरी चीज क्या देखोगे आप, दैट इज राधा, राधा सिंह वेल, यहां पर राधा कॉमन है, मिलाइए दोनों में
6 तो दोस्तों किसके लिए आ गया, उस इज के लिए चला गया, तो 6 तो हो ही नहीं सकता। 4 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर नहीं है। 7 इसके अंदर है, 7 इसके अंदर है। इसका मतलब राधा की वैल्यू क्या है भाई, 7 है। राधा के लिए नंबर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा लास्ट में, रमा लाइक समर। समर कॉमन है, पहले में भी समर कॉमन है, तो देखिएगा एक इसमें है क्या, एक इसमें है, नहीं है। 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें है। इसका मतलब समर की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है भाई, 5 आ गई है। थोड़े से बताने में लेंदी है दोस्तों ये क्वेश्चंस, आप फटाफट से करोगे जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 3 चीजें आपको समझ में आ गई। ये भी देख लीजिए, आपको जानना क्या है, इज दैट लाइक। हमें अभी तक एक ही चीज मिली है, उसमें से इज दैट लाइक में से कोई दिक्कत नहीं। इज की वैल्यू आ गई, राधा की वैल्यू आ गई, समर की वैल्यू आ गई। पहला सेंटेंस देखिए, इट इज समर, इसमें से हमारे पास इज की वैल्यू भी है, समर की वैल्यू भी है। इज 6 है, समर 5 है, तो ये इट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9 आ गई। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आइए, दैट इज राधा। हमारे पास इज की वैल्यू है, राधा की वैल्यू है 6 और 7, तो इज दैट की वैल्यू क्या होगी, बची वैल्यू, दैट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, 4 हो गई। इज दैट लाइक, इज दैट लाइक की वैल्यू हमारे पास में अभी तक नहीं आई है। अब इसके अलावा हम और ज्यादा नहीं जान सकते, तो सेंटेंस फॉर्मेट कीजिए, इज दैट लाइक, इट दैट लाइक, इट की वैल्यू क्या है, 9 है। दैट की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, लाइक की वैल्यू हमें नहीं पता दोस्तों। लाइक की वैल्यू देखिए लास्ट सेंटेंस में है, तो लाइक किसको बोल सकते हैं हम, समर की वैल्यू 5 थी, तो 5 तो नहीं हो सकती। लाइक की वैल्यू या तो 1 है या फिर 8 है। 1 है या 8 है, 1 या 8 किसमें है जी, इसके अंदर है, तो इसका मतलब 9 4 8 हो गया। यही सिंपलेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। 99% पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के एग्जाम्स में आने के, DSSB में 1 नंबर अपना आप सिक्योर कर लीजिएगा। बच्चे बोलते हैं कि सर 200 क्वेश्चंस के लिए 36 सेकंड्स जो हैं कम पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। आपके पास में नर्सिंग में भी बहुत टाइम है, फिर मैथ्स के भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप 2-2 4-4 सेकंड्स में भी पूरा कर लोगे उनको। और आप कौन से पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने वाले हो, तो इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि आपको क्वेश्चंस का टाइम नहीं मिलेगा। टाइम बहुत होता है DSSB में। दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताने का, कि क्वेश्चंस हम आपको सिंप्लीफाई करके बता दें, समझा दें, ताकि आपको चीज़ें आराम से जब एग्जाम में अपियर हों तो समझ में आए। क्वेश्चंस की हमारे पास में भरमार है, हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन दे देंगे आने वाले समय में। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिएगा आप। 7 लड़के हैं, CDFGHJ और K को इस तरीके की कारें पसंद हैं। इनमें से एक कार पसंद है, और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, मतलब C को C1 कार पसंद हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए आप, 7 लड़के कौन है, CDFGHJ एंड K। हो गए क्या 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए जी। इनको जो कारें पसंद हैं वो C1 C2 C3 C4 C5 6 7 से हैं, लेकिन हम नंबर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता किसको कौन सी कार पसंद है। अब देखिएगा, कोई भी 2 लड़कों को समान कार पसंद नहीं है, यानी कि C को अगर C1 पसंद है तो C1 और किसी की नहीं हो सकती। फिर अब देखिएगा, H को C3 पसंद है, तो H के लिए तो आपने क्या लगा दिया जी, C3 लगा दिया। क्लियर है। G को विषम संख्या वाली कार पसंद है। अब G को विषम संख्या वाली कार में कौन हो सकती है भाई, C1 हो सकती है, C3 तो नहीं हो सकती, C5 हो सकती है, C7 हो सकती है, नहीं पता। G को C1 C5 C7 हो सकती है, टाई है, नहीं पता, देखते हैं। F को C4 पसंद है, F को C4 पसंद है जी, क्लियर है। C को सम संख्या वाली कार पसंद नहीं है, इस C को सम संख्या वाली कार पसंद नहीं है, इसका मतलब इसको भी कौन सी कारें पसंद है, C1 C5 C7, टाई है जी इन दोनों का, C और G का। K को C5 पसंद है, यहां पर C5, इसलिए यहां से तो उड़ा दीजिए जी C5 इन दोनों को। तो C1 और C7 जो है वो या तो C को पसंद है C1 या C7, या फिर K को पसंद है, J को पसंद, सॉरी G को पसंद है। इनमें से ये दोनों कारें हैं C और G की हैं, C1 और C7 जो हैं दोनों C और G की हैं। अब क्या पूछ रहा है आपको, K को C5 कर दिया हमने, कार लड़का का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। हमें क्लियर कट किस किस का पता लग पाया क्वेश्चन से। F के को C4 पसंद है, H को C3 पसंद है, K को C5 पसंद है, और J का हमें दूर दूर तक कोई पता नहीं है, कुछ भी नहीं लिख रखा इन्होंने।
ठीक है, कब क्लियर हो पाता? जब सी का क्लियर हो जाता है। सी को भी C1 पसंद हो सकती है, C7 पसंद हो सकती है, सेम कार जी को भी पसंद हो सकती है। क्या पूछा इसने? C2 जे को पसंद है क्या? जे को C2 पसंद है क्या? नहीं कह सकते। कारें कौन कौन सी बच गई? C1 हो गई, C7 हो गई, C5 हो गई, C2 इसको भी पसंद हो सकती है, डी को भी पसंद हो सकती है। राइट, क्लियर है? या तो C2, तो इसलिए हम कंफर्म नहीं है, इसमें सही नहीं है। C7 जो है वो C को पसंद है क्या? C को C7 पसंद है क्या? हो सकती है, श्योर नहीं है, तो ये भी पक्का नहीं है जी। इसलिए ना ही स्टेटमेंट एक सही है, ना ही स्टेटमेंट दो सही है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको त्वरित प्रभाव से इसी तरीके से एग्जाम में एग्जीक्यूट करना है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, ये एग्जाम्स का आने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइट को लेकर के आ जाए, वेट को लेकर के आ जाए, या एक दूसरे के ऊपर रखी हुई चीजों को लेकर के आ जाए, और हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट वे में कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 चीजें हैं, जे, के, एल, एम, एन, एक दूसरे के ऊपर नीचे रखी हुई है, पता नहीं क्रम क्या है। अब क्या लिखा है? एल एन के ठीक ऊपर है। क्वेश्चन ने क्या लिखा? एल एन के ठीक ऊपर है, मतलब एल ऊपर है, एन नीचे है, और ठीक ऊपर नीचे है जी। ऊपर कौन? एल है, एन जो है नीचे है। एक तो चीज हमें पता लग गई। और जे के ठीक नीचे रखी गई है कौन भाई? एल। एल जे के ठीक नीचे, मतलब जे इसके जस्ट ऊपर है। किसी को कोई समझने में कोई दुविधा, कोई दिक्कत? यानी एल जो है वो एन के ठीक ऊपर और जे के ठीक नीचे लिखी हुई है, मतलब इनके बीच में भी अब कोई नहीं आएगा। के जे के 4 स्थान नीचे है। के जो है वो जे से 4 स्थान नीचे है। 1 2 3 4 कौन रखा भाई? के रखा हुआ है। इसका मतलब एक स्पेस है अभी तक यहां पर। के जो है जे से 4 स्पेस नीचे कर दिया हमने, कर दिया जी हमने। के और एन के बीच में कितनी वस्तुएं रखी हुई हैं? के और एन के बीच में कितनी वस्तुएं रखी हुई है दोस्तों? 1 रखी हुई है। ये हमें क्लियर कट पता है यहां पर। अब आप कहोगे कि साहब एक जो नंबर जो है वो रह गई, कौन रह गई? जे के एल एल आ गई। एम कहां पर है जी? एम दोस्तों या तो टॉप पर है या नीचे है, कहीं नहीं बता रखा। आप सोचोगे कि साहब इनके कहीं बीच में हो सकती है, जी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इन्होंने क्या लिख बोला था? देखो यहां पर एल एन के ठीक ऊपर, एल तो है एन के ठीक ऊपर, जे जो है इसके जे के ठीक नीचे रखी हुई है, मतलब जे के ठीक नीचे, मतलब जे इसके ऊपर हो गया यहां पर। फिर बोला के जे से चौथे स्थान पर है। के की पोजीशन हमने बताई, जे से चौथे स्थान पर 1 2 3 4। इसका मतलब यहां पर जो है वो एक ही चीज रखी हुई है। तो यहां के और एन के बीच में कितनी चीजें रखी हुई है? एक ही है। एम कहां है? एम या तो सबसे नीचे है या फिर सबसे टॉप पर है। इस क्वेश्चन का आंसर यह भी नहीं हो सकता कि नहीं पता जी। एक चीज जो है रखी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स का। रीजनिंग का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनका कोई टॉपिक नहीं होता, आपको समझने की चीजें होती हैं। क्या लिख रखा है? पूछ रहा है ये कुल कितनी मेजें हैं, टेबल्स कितनी हैं जी। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है? मेज पूछ रहा है आपसे, तो मेज के लिए एंगल, मेज के लिए आप पिक्चर देखिए, शेप देखिए। ये जो ट्राइंगल को इन्होंने मेज बोल रखा है, इस ट्राइंगल के अंदर जो जितनी नंबर आ गए वो सारी की सारी मेज है। कितनी है जी? 3 9 12 12 और 14 26 26 और 13 कितने हो गए जी? 39 हो गए। तो सिंपल क्वेश्चन था। और भी पूछिए, देखिए दोस्तों क्या पूछ सकता है आपसे। इन्होंने स्क्वायर को क्या दिखा रखा है? सोफा दिखा रखा है। रेक्टेंगल को क्या दिखा रखा है दोस्तों? चेयर्स दिखा रखा है। आपसे पूछे कि कितनी चेयर्स हैं, तो कितनी चेयर्स हैं? 19 9 28 और 11 कितनी होगी? अगेन 39 क्या हो गई? चेयर्स हो गई। लेकिन आपसे पूछे कि केवल चेयर्स कितनी है? केवल चेयर्स केवल चेयर्स का मतलब कि आप बोलोगे साहब चेयर्स ही तो है 39। जी नहीं दोस्तों, ये जो 9 नंबर आ रहा है ये किसके साथ में आ रहा है भाई? यहां पर ट्राइंगल के साथ में आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आप यहां पर ट्राइंगल कुर्सी वाला, यहां तक के इस एरिया में, इसके इस एरिया में जो आ रहा है ये 9 जो है ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। मतलब वो 9 जो है कुर्सी भी हो सकती है, मेज भी हो सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि केवल कुर्सियां कितनी है, तो केवल कुर्सियां 19 हैं। आप बोलोगे कि साहब नहीं जी, 19 9 28 और 11 39 हैं जी। नहीं, टोटल कुर्सियां हैं वो, केवल कुर्सियां जो है 19 हैं। तो बची हुई और क्या है जी? देखिए आप यहां पर जो ट्राइंगल के बीच में जो आ गई वो देखिए क्या हो सकती है। वो जो नंबर आ गए वो क्या क्या हो सकती है? ऐसी कुर्सियां जो कि मेज भी हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखिए जो मेज भी आ रही हो और कुर्सियां भी आ रही हो। और अब देखिए आप इसका दोनों का बना लीजिए,
इस घेरे के अंदर जो चीज आ रही है वो क्या है, कुर्सियां भी है और मेज भी है। सॉरी, यहां तक का वो बाहर निकल गए जी, वो ट्रायंगल से बाहर निकल गया। 9 कुर्सियां ऐसी हैं जो कि मेज भी हो सकती हैं। क्लियर है यहां पर? ये 11 क्या है जी, ये 11 कुर्सियां तो है ही है, साथ में सोफा भी हो सकती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आप यहां पर पूछ सकते हैं आपसे मेज, मेज में भाई कितनी मेज ऐसी है जो कि केवल ही मेज है, ये 13 मेज जो है वो ऐसी है, केवल मेज है। तो ये 14 क्या है जी, 14 सोफे भी हो सकते हैं, और ये 3 भी यहां पर सोफे हो सकते हैं। इसके अलावा जो 9 है वो सोफे भी हो सकते हैं, कुर्सी भी हो सकते हैं, मेज भी हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम्स के अंदर एग्जीक्यूट करना होगा। दोस्तों हमने डाइस के क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखे हैं, DSSB में भी डाइस के क्वेश्चन आते हैं और उनको करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। 2 या 3 इमेजेस आपको दी हुई होती हैं, पूछता है एक दूसरे के अपोजिट क्या है। 3 अवस्थाएं बता रखी, ई और आर के अगेंस्ट में जो है कौन से फलक आएंगे, कौन सी चीजें आएंगी ई और आर के अगेंस्ट में। ई के अगेंस्ट में क्या आएगा, आर के अगेंस्ट में क्या आएगा। ऐसे में आपको क्या करना होता है, 2 डाइस की जो शेप्स हैं उनको आप देखिए, स्टेट्स को देखिए और देखिए इनमें कॉमन क्या है। कॉमन क्या है दोस्तों, आर इसमें है, आर इसमें नहीं है, परसेंट इसमें है, इसमें भी है जी, गुड। डॉलर इसमें है, इसमें नहीं है। तो जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज में आप इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, परसेंट, दूसरा क्या लिखेंगे, डॉलर, तीसरा क्या लिखेंगे, आर। ऐसे ही सेम इसमें भी जो कॉमन है उससे राइट एंगल में क्लॉकवाइज लिख लीजिए। सबसे पहले परसेंट, फिर ई और फिर पी। क्लियर है? कॉमन वाले को तो छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ है वो आपस में अपोजिट हैं। कैसे अपोजिट हैं? ई के अपोजिट में कौन है जी, डॉलर है, और आर के अपोजिट में कौन है जी, पी है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? इससे भी हम 2 जो बच गए और भी निकाल सकते हैं क्या जी, निकाल सकते हैं। इनको कंपेयर कीजिए या इसको कंपेयर कर लीजिए। इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है जी, परसेंट नहीं, ई कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है, पी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा जी। लिखते हैं क्या कॉमन आया, ई कॉमन आया। तो ई से राइट एंगल में लिखने के लिए शुरू कीजिए, नई चीजें लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे जी, क्लॉकवाइज लिखना शुरू कीजिए। ई कॉमन था, ई पी परसेंट, परसेंट, ई कॉमन था, ई आर एस, ई आर एस, ये तो हो नहीं सकता। पी के अपोजिट में आर आ गया, हमें ऑलरेडी पता है जी। परसेंट के अपोजिट में एस आ गया, आप लिख लीजिए सबको। आर के अपोजिट में कौन आया, यहां पर सबसे पहले आर के अपोजिट में देखो पी आ गया था, इसमें भी आ गया, आर के अपोजिट में पी है, पी के अपोजिट में आर आ गया। एक परसेंट के अपोजिट में कौन आया जी, हमें कौन मिला, परसेंट के अपोजिट में एस मिल गया। और डॉलर के अपोजिट में कौन मिल गया जी, हमें डॉलर के अपोजिट में कौन मिल गया, ई मिल गया। दोस्तों सारे के सारे जो 6 फलक थे हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 स्टेट्स जो होती हैं उनमें सबसे पहले कॉमन देखिएगा, वही एक दूसरे के अपोजिट में होती हैं। ये वेन आरेख के क्वेश्चन दोस्तों हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, लेन में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को जब क्वेश्चन है हमारे सामने तो हम डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, कार, वाहन और शॉर्पनर। कार, व्हीकल और शॉर्पनर का वेन आरेख में कौन सा संबंध दिखा रहा है दोस्तों। आप सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन देखिए। कार और व्हीकल का रिलेशन है क्या जी, जितनी कारें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, व्हीकल्स हैं। शार्पनर का कोई रिलेशन है क्या जी, नहीं है। इसका मतलब शार्पनर को तो एक साथ में अलग से उठा के रखना है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा हुआ यही है। लेकिन आपको ऑप्शन सामने नजर आ रहा है तो आपने ऐसे कर दिया कि आप इससे बना भी सकते थे क्या। आपसे कोई पूछ लेता कि इसको बनाइए जी, बना सकते हैं। कैसे? बड़ी कैटेगरी क्या है, व्हीकल्स। इसको अगर हम कार्स माने तो व्हीकल्स कार्स के अंदर आते हैं या कार्स व्हीकल्स के अंदर आती है। दोस्तों व्हीकल्स का बड़ा रेंज है, बड़ी कैटेगरी है। तो अगर ये कार है तो ये व्हीकल्स हैं, और शॉर्पनर तो एकदम से अलग हो गए, उनका कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से। आंसर देखते ही आ जाना चाहिए विद इन ए सेकंड। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी करने वाले थे, एनर्जी साथ नहीं दे रही, हेल्थ साथ नहीं दे रही है। वेरी सून आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सेशन आपको देखने को मिलेगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।